बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीएसएस नॉलेज इन। आज पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी में हम जर्मन की पार्लियामेंट पे बात करेंगे, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस पे बात करेंगे और जो प्रेसिडेंट जर्मनी है उसकी फंक्शंस और पावर्स के ऊपर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी। इससे पहले मैंने एक लेक्चर आपको दिया था जिसमें हमने बात की थी जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और उसमें हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स देखे थे। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जर्मन जो है ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है और रिपब्लिक है। और इसमें जो पार्लियामेंट है इसके तीन कंपोनेंट हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक, द लोअर हाउस जिसको बंडस्टैग कहते हैं, और द अपर हाउस जिसको बंडसरैट कहते हैं। तो ये भी हमने उस वक्त डिस्कस किया था कि लोअर हाउस जो है वो पॉपुलरली इलेक्टेड है और इसमें दो तरह से इलेक्शन होती है, एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, और इसकी 630 सीटें हैं। अपर हाउस के बारे में हमने बात किया था कि इसकी 69 सीटें हैं और स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव इसमें भेजती हैं। तो ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि जर्मनी में प्रेसिडेंट के क्या फंक्शंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक कहते हैं। इलेक्शन इसका जो है ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 54 है, उसके अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में तरीकाकार तय किया हुआ है। द फेडरल प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द फेडरल कन्वेंशन। उन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक इदारा बनाया हुआ है जिसको फेडरल कन्वेंशन कहते हैं। Any German who is entitled to vote in the Bundestag elections and has attained the age of 40 may be elected। तो सदर की अहलियत ये है कि वो उम्र उसकी जो है वो 40 साल से ज्यादा हो और वो एज अ वोटर वहां पे रजिस्टर्ड हो चुका हो, और वोटर की रजिस्ट्रेशन की एज उनकी जो है वो उन्होंने 18 साल रखी हुई है। सदर के लिए उन्होंने जो एज मखसूस की हुई है वो 40 ईयर्स है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द फेडरल प्रेसिडेंट शैल बी 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट के ओहदे की म्याद जो है वो 5 साल के लिए है और वो री इलेक्ट हो सकता है फॉर अ कंसेक्यूटिव टर्म शैल बी परमिटेड ओनली वंस। एक बार इलेक्ट हो गया तो उसके बाद वो अगली बार के लिए इलेक्ट हो सकता है, यानी दो मर्तबा से ज्यादा वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, या दो मर्तबा से ज्यादा वो जर्मनी का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। फेडरल कन्वेंशन shall consist of members of the Bundestag and an equal number of the members elected by the parliamentary assemblies of the lenders on the basis of proportional representation। जो फेडरल कन्वेंशन है उनका, उसमें एक तो बंडस्टैग के तमाम मेंबर जो है जो 630 हैं वो उस कन्वेंशन का हिस्सा है। इसके अलावा इक्वल नंबर जो है वो उसमें और ऐड किया जाता है, और ये नंबर जो है ये जो लैंडर्स हैं उनके यूनिक स्टेट्स हैं उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर कोटा दिया हुआ है, और उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर लैंडर्स 630 बंदे और इलेक्ट करते हैं। तो इस तरह 630 मेंबर्स बंडस्टैग के और 630 वो लोग जो लैंडर्स इलेक्ट करके भेजे वो मिला के फेडरल कन्वेंशन बनता है, और ये फेडरल कन्वेंशन आगे सदर का इलेक्शन करता है। तो सदर का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होता है। The person receiving the votes of majority of the members of the Federal Convention shall be elected। तो जो मेजोरिटी वोट ले ले वो इलेक्ट हो जाता है। If after two ballots no candidate has obtained such a majority, the person who receives the largest number of votes on the next ballot shall be elected। अगर दो से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हों और कोई भी उम्मीदवार 50% सीटें ना ले सके फेडरल कन्वेंशन की, तो फिर जो दो इलेक्शंस के बाद तीसरा इलेक्शन जब होगा तो उसमें जो सबसे ज्यादा सीटें ले लेगा उसको सदर बना दिया जाएगा, बेशक वो 50% उसकी हो या ना हो, लेकिन जो मेजोरिटी वोट ले लेगा थर्ड बैलेट में उसको सदर बना दिया जाएगा। आर्टिकल 58 ये कहता है कि जो भी ऑर्डर इशू करने हैं फेडरल प्रेसिडेंट ने shall be required for their validity the counter signatures of the federal chancellor और ऑफ द कॉम्पिटेंट फेडरल मिनिस्टर। सदर जो भी फरमान जारी करेगा उसकी वैलिडिटी जो है वो काउंटर सिग्नेचर कर या जिस महकमे से रिलेटेड होंगे उस महकमे का फेडरल मिनिस्टर जो है वो उसको काउंटर सिग्नेचर करेगा, तब वो काबिल अमल होंगे। दिस provision shall not apply to the appointment or dismissal of the federal chancellor एंड डिसोल्यूशन ऑफ द बंडस्टैग। अगर सदर ने असेंबली बर्खास्त की है तो उसके लिए काउंटर सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं है, वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्डर्स होंगे या अहकामात होंगे उसकी काउंटर सिग्नेचर होना जरूरी है। आर्टिकल 60
अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, पार्डन्स और इम्यूनिटी की पावर्स देता है जर्मन प्रेसिडेंट को। द फेडरल प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट एंड डिसमिस फेडरल जजेस, federal civil servants, and commissioned and non-commissioned officers of the armed forces except as may otherwise be provided by the law। तो सदर की सवाबदीद है कि वो तमाम आला ओहदों पे अपॉइंटमेंट जितनी भी है वो करता है, और इसके अलावा सदर का इख्तियार है टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ पार्डन ऑफेंडर्स ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरेशन इन इंडिविजुअल केसेस, कि वो मुल्जमों को माफी दे सकता है, पार्डन कर सकता है किसी को कि प्रोसेस के जरिए सजा हो चुकी हो, तो सदर को ये इख्तियार है कि वो ऑफेंडर को पार्डन कर सकता है। ही मे डेलीगेट दीज पावर्स टू अदर अथॉरिटीज, और सदर चाहे तो ये अपनी इख्तियारात किसी दूसरे को भी मुंतकिल कर सकता है। आर्टिकल 61 में सदर की इंपीचमेंट का तरीका बताया हुआ है, और सदर की इंपीचमेंट जो है ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो करेगी। Bundestag or the Bundesrat may impeach the federal president before the federal constitutional court for willful violation of the basic law or any of the other federal law। तो ये दोनों हाउस जो हैं इनके सामने इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है, और ये करारदाद पास कर लेंगे जब, तो उसके बाद फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास केस जाएगा और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उस केस को सुनेगी। द मोशन ऑफ इंपीचमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एट लीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बंडरस्टैग और 1/4 ऑफ द वोट्स ऑफ द बंडरस्टैग। तहरीक को पेश करने के लिए जरूरी है कि उसमें 1/4 मेंबरान जो हैं वो इंपीचमेंट की मोशन पेश करें। दोनों हाउसेस में पेश हो सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि हाउस के 1/4 यानी 25% मेंबरान जो हैं वो तहरीक पेश करें, तो फिर समझा जाएगा कि मोशन ऑफ इंपीचमेंट उसके खिलाफ, सदर के खिलाफ आ गई है। डिसीजन टू इम्पीच the president shall require the 2/3 of the members of the Bundestag or of the 2/3 of the votes of the Bundestag। जब ये 25% मेंबरान तहरीक जमा करा दें सदर के खिलाफ उसकी इंपीचमेंट की, तो फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग में 2/3 मेजोरिटी कह दे तो फिर उसके बाद इंपीचमेंट शुरू होगी। अगर 2/3 मेजोरिटी ना हो सके तो फिर प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट नहीं हो सकती। 2/3 मेजोरिटी जो है वो चाहिए होगी बंडरस्टैग की, और 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी बंडरस्टैग की। द केस फॉर इंपीचमेंट शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बाय अ पर्सन कमीशन्ड बाय द इंपीचिंग बॉडी। जो जब इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू होगी हाउस में और वो 2/3 मेजोरिटी जब हो जाएगी, तो वहां पे फिर किसी एक शख्स को नॉमिनेट किया जाएगा कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये केस दायर करेगा, और उसके बिहाफ पे फिर वो केस दाखिल होता है और उसमें फिर इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। If the Federal Constitutional Court finds the federal president guilty of the willful violation of the basic law or of any other federal law, it may declare that he has forfeited his office। और ये केस फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चलेगा इंपीचमेंट का, और अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सदर को गिल्टी करार दे दे तो फिर ये समझा जाएगा कि सदर जो है उसकी इंपीचमेंट हो गई है, और उसको फिर उसका ऑफिस जो है उससे उसको खाली करना पड़ेगा, और ये समझा जाएगा कि वो ऑफिस उसका जो है वो डिसमिसल हो गई है उसकी, और वो मजीद सदर के तौर पर काम नहीं कर सकेगा। आफ्टर द फेडरल प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड द कोर्ट में इशू एन इंटरिम ऑर्डर प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस। तो जैसे ही उसकी इंपीचमेंट होगी तो साथ ही जो है वो कोर्ट ऑर्डर इशू कर देगी कि वो मजीद अपने ओहदे पे काम नहीं कर सकता। इसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम जर्मनी का है उसमें उनकी पार्लियामेंट आती है, जिसको हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं, और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी पार्लियामेंट जो है वो बाइकैमरल है, और इसके दो हाउस हैं। जो लोअर हाउस है उसको बंडरस्टैग कहते हैं और अपर हाउस को बंडरस्टैट कहते हैं। जो पावर्स हैं बंडरस्टैग की, जो लोअर हाउस है वो पावरफुल हाउस है, वो एनेक्ट करता है, अमेंड करता है लेजिस्लेशन को, इलेक्ट्स द फेडरल चांसलर को इलेक्ट करता है, मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द राइट्स एंड इंस्ट्रूमेंट सेट आउट इन द बेसिक लॉ। ये फेडरल गवर्नमेंट के यानी एग्जेक्टिव के काम पे नजर रखता है, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। अप्रूव्स फेडरल बजट एंड स्क्रूटिनाइज इट्स इंप्लीमेंटेशन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जितने भी मनी बिल है ये पास करता है, और उसके बाद फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन को भी स्क्रूटिनाइज करता है, और जो स्पेंडिंग होती है उसके ऊपर भी नजर रखता है, उसकी भी मॉनिटरिंग करता है।
determines the amount of the public fund that parties are entitled to receive under the Act on Political Parties। तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को भी फंड जारी किए जाते हैं। तो ये हाउस जो है उनको भी मॉनिटर करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की एंटाइटलमेंट क्या है कि उनको फंड जारी किए जाएं। इलेक्ट द प्रेसिडेंट टुगेदर विद द अपॉइंटेड मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर एट द फेडरल कन्वेंशन। और लोअर हाउस जो है इनका, ये जब फेडरल कन्वेंशन बनता है तो ये मेंबर उसका भी हिस्सा होते हैं और वो फिर आगे सदर को इलेक्ट करते हैं। तो इस तरह जो लोअर हाउस है उनका, उसके पास वाइड पावर्स हैं और अपर हाउस जो है उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है। जर्मनी में लोअर हाउस ज्यादा पावरफुल है। बंडस्टैग के जो इलेक्शन है उसमें वंस एवरी 4 years अनलेस इट इज डिसॉल्व अर्लियर। तो वो 4 साल के बाद उनके इलेक्शन होते हैं। द बंडस्टैग कंसिस्ट ऑफ 630 रेगुलर सीट्स इलेक्टेड अंडर अ मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम। उनका इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो मिक्स्ड है। आधी सीटें जो है वो पब्लिक डायरेक्ट वोट के जरिए कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं और हाफ सीटें जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए पार्टीज को जो है वो जाती हैं। तो इस तरह दो तरह की जो है वो वोटिंग डाली जाती है उसमें। 1/2 ऑफ द सीट्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली इन 315 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी वोट। तो आधी सीटें जो है उनका फैसला मेजोरिटी वोट से होता है और उसमें जो उम्मीदवार ज्यादा वोट ले ले वो इलेक्ट हो जाता है एज अ मेंबर ऑफ द बंडस्टैग, while the other half are filled through the proportional representation system using the party list। और आधी सीटें जो है वो लोग पार्टी को वोट देते हैं और जो पार्टी जितने परसेंट वोट ले ले तो उतने परसेंट सीटें जो है हाफ में से उसको मिल जाती हैं। तो इस तरह दो पैरेलल सिस्टम जर्मनी में चलते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बंडस्टैग। इन जर्मनी ईच वोटर हैज 2 votes। हर शख्स को 2 पर्चियां मिलती हैं जब वोट डालने जाना है उसने। अ फर्स्ट वोट फॉर द इंडिविजुअल कैंडिडेट इन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पहली पर्ची जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उस उम्मीदवार को बाय नेम वोट डालता है वो। एंड द सेकंड वोट इज टू सिलेक्ट द पार्टी लिस्ट ड्रॉन अप फ्रॉम ईच ऑफ द 16 स्टेट बाय द कंपेनिंग पार्टीज। और जो दूसरा वोट है वो 16 स्टेट्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको वोट देना होता है और उसमें से जो पॉलिटिकल पार्टी जितने परसेंट वोट ले ले, आधी सीटें जो है बंडस्टैग की जो 315 है उनमें से उतनी प्रोपोर्शन के साथ उनको सीटें मिल जाती हैं। If party wins more constituency seats than their share of seat determined by the party vote, they can keep extra seats which are known as the overhang seats। तो जर्मनी के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है जिसको ओवरहैंग सीट्स कहते हैं। अब होता यह है कि जब इलेक्शन होते हैं तो पार्टी अपने उम्मीदवार आधी सीटों पे नामजद करती है और आधी सीटें जो है उसमें पार्टी लिस्ट के ऊपर फैसले होते हैं। तो जो उम्मीदवार उनके इलेक्ट होते हैं डायरेक्ट पर्सन्स को वोट देके, उनकी तादाद और अगर जो पार्टी को वोट मिले हैं उनकी परसेंटेज में फर्क आ जाए सीटों में, तो इसको कहते हैं ओवरहैंग सीट्स। तो बाज दफा ये होता है कि इंडिविजुअल बंदे ज्यादा जीत के आ जाते हैं, उनको जो पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं, और पार्टी को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कम वोट मिलते हैं तो उसकी परसेंटेज कम होती है, और जो अफराद इलेक्ट होके बंडस्टैग के मेंबर बनते हैं उनकी परसेंटेज ज्यादा होती है। तो इसको वो ओवरहैंग सीट्स कहते हैं। ओवरहैंग सीट्स आर कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स वन इन इलेक्शन under the traditional mixed member proportional system when a party's share of the nationwide votes would entitle it to a fewer seats than the number of individual constituencies won। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं वो ज्यादा जीत के आ जाएं और पार्टी को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में उनकी निस्बत परसेंटेज में कम वोट मिले, तो जो ज्यादा सीटें वो जीत के जाएंगे उसको वो हैंगओवर सीट्स कहते हैं। अब इसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट ऑफ द बंडसरैट है। बंडसरैट इज द अपर हाउस। बंडसरैट इज मेड अप ऑफ 69 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो मेंबर्स हैं 69, ये जो उनके लैंडर्स हैं, जो स्टेट्स हैं 16, ये उनको सीटें एलोकेट की हुई हैं और वहां से ये नॉमिनेशन आती हैं। जो लैंडर है ये नॉमिनेट करके अपने उस बंदों को भेजता है और उन्होंने हर लैंडर को पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स डिवाइड की हुई हैं। किसी को 3 दी हुई है, किसी को 4 दी हुई है, किसी को 5 दी हुई है। तो हर लैंडर को अपना मखसूस कोटा मिला हुआ है और वो लैंडर उस मखसूस कोटे के अगेंस्ट अपनी नॉमिनेशन भेज देता है। तो इस तरह उनका बंडसरैट जो है वो मुकम्मल होता है। और इसमें इलेक्शन के जरिए लोग नहीं आते, इसमें अपॉइंटमेंट के जरिए लोग आते हैं और जो स्टेट्स हैं वो अपने बंदों को अपने कोटे के अगेंस्ट अपॉइंट करती हैं। द अपॉइंटेड मेंबर्स
concurrently hold office in the state and the federal institutions। तो जिन लोगों को वो अपॉइंट करते हैं उनके पास अपने स्टेट के अंदर भी कोई ना कोई होता होता है और वो फेडरल इंस्टीट्यूशन में आके ये बंडस्टैट के मेंबर भी बन जाते हैं। द नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर ईच स्टेट, नंबर ऑफ सीट्स फॉर ईच स्टेट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्टेट। तो हर स्टेट को जो बंडस्टैट में सीटें मिलती हैं वो उनको आबादी के तनासब से मिलती हैं, रेंजिंग फ्रॉम 3 to 6। तो मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 6 सीट्स मिली हुई हैं स्टेट्स को। तो इस तरह उनकी 69 स्टेट्स पूरी हो जाती हैं, सीट्स पूरी हो जाती हैं। देयर इज नो डेफिनेट टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बंडस्टैट। अब बंडस्टैट में जो लोग अपॉइंट होके आते हैं उनके लिए कोई मखसूस टाइम पीरियड नहीं है कि वो कितने साल के लिए आएंगे। वो उस वक्त तक मेंबर रह सकते हैं जब तक उनका लैंडर उनसे मुतमिन है, और वो लैंडर चाहे तो वो काफी अरसे तक भी रख सकता है, और अगर लैंडर उनकी कारकर्दगी से मुतासर नहीं है या मुतमिन नहीं है तो वो उनको किसी वक्त भी वापस बुला सकता है और उनकी जगह अपना नया नुमाइंदा भेज सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट में रिकॉल और रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एनी टाइम। तो उसकी कोई म्याद मुकर्रर नहीं है फॉर द मेंबर ऑफ द, वो उस वक्त तक बंडस्टैट के मेंबर होंगे जब तक उनका लैंडर उनसे मुतमिन है, वो काम करते रहेंगे। जब लैंडर उनके काम से मुतमिन नहीं है उनको रिकॉल कर लेगा और उसकी रिप्लेसमेंट में किसी और को भेज देगा। The presidency of the Bundesrat rotates annually among the 16 states, beginning with the minister president of the most populous state। इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती रहती है 16 स्टेट्स में, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला उनका लैंडर है वहां से शुरू करते हैं और हर साल वो अगले अगले लैंडर को उसकी प्रेसिडेंसी मिल जाती है। जब इस तरह 16 साल गुजर जाते हैं, सर्कल मुकम्मल हो जाता है, तो फिर वो नंबर 1 से शुरू कर देते हैं। तो इस तरह बंडस्टैट की प्रेसिडेंसी जो है वो बाई रोटेशन होती है। द बंडस्टैट shall elect its president for 1 year। The president shall convene the Bundesrat. He shall be obliged to do so if the delegates of at least 2 lenders of the federal government so demand। तो वो इजलास जो है वो प्रेसिडेंट जो है बंडस्टैट का वो बुलाता है, और उसका जो रिक्विजिशन है वो 2 लैंडर्स अगर इजलास के लिए लिख के दे दें तो प्रेसिडेंट इजलास को तलब कर लेता है। डिसीजन ऑफ बंडस्टैट शैल रिक्वायर एट लीस्ट अ मेजोरिटी ऑफ इट्स वोट, इट शैल अडॉप्ट रूल्स एंड प्रोसीजर। तो बंडस्टैट में जो फैसले होते हैं वो मेजोरिटी वोट से होते हैं। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम है जर्मनी का, उसमें जो एग्जेक्टिव पावर है दैट वेस्ट इन द फेडरल चांसलर। तो फेडरल चांसलर उनका जो है वो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसका इलेक्शन जो है ये शैल बी इलेक्टेड बाय द बंडस्टैग। ये बंडस्टैग जो है ये उसको इलेक्ट करता है विदाउट डिबेट ऑन द प्रपोजल ऑफ द फेडरल प्रेसिडेंट। तो ये वहां पे नॉमिनेशन भी आ सकती है प्रेसिडेंट की तरफ से, लेकिन अगर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट किसी को तो उसको भी बंडस्टैग ने उसको मेजोरिटी वोट देना है, तो उसने फेडरल चांसलर बनना है। द पर्सन हु रिसीव्स द वोट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बंडस्टैग शैल बी इलेक्टेड। तो जिसको मेजोरिटी वोट मिल जाए बंडस्टैग की वो चांसलर मुंतखब हो जाएगा। द पर्सन इलेक्टेड शैल बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल प्रेसिडेंट। जो मेजोरिटी जब ले लेगा वो, तो फिर उसकी तैनाती जो है फेडरल चांसलर की वो प्रेसिडेंट करता है। जब उसको मेजोरिटी मिल जाती है, इंश्योर हो जाता है कि ये शख्स जो है वो बंडस्टैग में मेजोरिटी है जिसकी, तो उसको फिर फेडरल प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट कर देता है, एज अपॉइंट कर देता है एज द मिनिस्टर, एज द चांसलर। If a person proposed by the federal president is not elected, the Bundestag may elect a federal chancellor within 14 days after the ballot by the vote for more than 1/2 of its member। अगर प्रेसिडेंट ने किसी को नामजद किया है फॉर द चांसलर और वो बंडस्टैग उसको अप्रूव ना करे या मेजोरिटी वोट वो ना ले सके, तो फिर बंडस्टैग जो है वो किसी और शख्स को इलेक्ट कर सकता है जिसके पास मेजोरिटी है, और अगर कोई और शख्स इस तरह मेजोरिटी ले ले तो फिर उसको चांसलर बना दिया जाता है। If no federal chancellor is elected within this period, a new election shall take place without delay। अगर कोई भी शख्स मेजोरिटी ना ले सके हाउस में, ऐसी सिचुएशन बाज़ आ जाती है कि वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, और जर्मनी में मल्टी पार्टी सिस्टम है, और वहां पे 2, 3 या 4 बाज़ ग्रुप्स बन जाते हैं बंडस्टैग में, तो उनमें से कोई भी ग्रुप जो है उसको मेजोरिटी नहीं मिलती। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो फिर कोई भी शख्स मेजोरिटी ना ले सके तो फिर जो है वो बंडस्टैग जो है उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है और नए इलेक्शन कराए जाते हैं। इफ द पर्सन इलेक्टेड रिसीव्स द वोट्स ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बंडस्टैग, द फेडरल प्रेसिडेंट मस्ट अपॉइंट हिम विद इन 7 days। अगर कोई शख्स मेजॉरिटी ले ले तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो उसको चांसलर मुकर्रर ना करे,
प्रेसिडेंट ने उसको 7 दिन के अंदर अंदर उसको चांसलर अपॉइंट करना है। इफ द पर्सन इलेक्टेड डज नॉट रिसीव such a majority, then within 7 days, the federal president shall either appoint him or dissolve the Bundestag. तो अगर प्रेसिडेंट ने किसी शख्स को नॉमिनेट किया है एज द फेडरल चांसलर और उस शख्स को मेजोरिटी ना मिले, तो फिर 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो प्रेसिडेंट जो है ये असेंबली डिसॉल्व करेगा और उसके बाद नया इलेक्शन करा देगा। Federal minister shall be appointed and dismissed by the federal president upon the proposal of the federal chancellor. जब काबीना बननी है तो इसमें चांसलर को ये इख्तियार है कि वो अपनी काबीना खुद बना सकता है और जो काबीना वो इलेक्ट करेगी फेडरल प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देगा। आर्टिकल 67 में फेडरल चांसलर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीकाकार लिखा हुआ है। द बंडरस्टैग मे एक्सप्रेस इट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द फेडरल चांसलर ओनली बाय इलेक्टिंग अ सक्सेसर by the vote of majority of its members and requesting the federal president to dismiss the federal chancellor. दो तरीके हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के। एक तो ये है कि जो बंडस्टैग है वो नो कॉन्फिडेंस की मोशन पास कर दे और उसमें मेजोरिटी वोट नो कॉन्फिडेंस को अप्रूव कर दे। दूसरा तरीका ये है कि वो नो कॉन्फिडेंस मूव ना करें बल्कि एक किसी और शख्स को जो है वो अपना फेडरल चांसलर जो है वो वोट दे के इलेक्ट कर ले और मेजोरिटी ऑफ द हाउस उसको वोट दे दे कि आइंदा से हम इसको जो है वो फेडरल चांसलर इलेक्ट कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट फिर उसको अप्रूव कर देगा और जो पुराना होगा उसको वो ऑटोमेटिकली समझा जाएगा कि ये अब सीट से फारिग हो गया है, उसकी अपॉइंटमेंट खत्म हो गई है और नया जो है जिसको बंडरस्टैग अप्रूव करेगा उसको प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर देगा एज द फेडरल चांसलर। The federal president must comply with the request and appoint the person elected. अगर उनके बंडरस्टैग में इस तरह की कोई चीज होती है कि बंडरस्टैग किसी नए शख्स को अपना चांसलर इलेक्ट कर लेते हैं मेजोरिटी वोट के जरिए, तो फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देगा। आर्टिकल 69 डील्स विद द फेडरल डिप्टी फेडरल चांसलर, उसकी टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में। द फेडरल चांसलर शैल अपॉइंट अ फेडरल मिनिस्टर एज हिज डिप्टी। तो जिस तरह हम ये कहते हैं हमारे सिस्टम के अंदर एक सीनियर मिनिस्टर लगा देते हैं, तो वहां पे फेडरल चांसलर जब बंद आता है तो वो किसी फेडरल मिनिस्टर को अपना डिप्टी बना लेता है। द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द फेडरल चांसलर आर ऑफ ए फेडरल मिनिस्टर शैल एंड इन एन इवेंट व्हेन अ न्यू बंडरस्टैग कन्वेंस। तो जो अगर बंडरस्टैग की मियाद पूरी हो गई है, बंडरस्टैग की मियाद पूरी होने के बाद वो बर्खास्त हो गई है और नए इलेक्शन होने हैं, तो जैसे ही बंडरस्टैग जो है उसकी मियाद खत्म होगी और वो डिसॉल्व होगी तो उसके साथ ही फेडरल चांसलर का ओहदा भी खत्म हो जाएगा और जो उसने फेडरल मिनिस्टर सीनियर फेडरल मिनिस्टर बनाया हुआ है डिप्टी फेडरल चांसलर के तौर पर, उसकी मियाद भी खत्म हो जाएगी। द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द फेडरल मिनिस्टर शैल आल्सो एंड ऑन एनी अदर ओकेजन ऑन विच द फेडरल चांसलर सीजेस टू होल्ड ऑफिस। जिस वक्त फेडरल चांसलर का ओहदा खत्म होगा वो रिजाइन दे दे या उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए या बंडरस्टैग किसी और को अपना चांसलर मुकर्रर कर ले, तो उसके साथ ही चांसलर का ओहदा जैसे खत्म होगा तो उसके साथ जो है उसके डिप्टी का ओहदा भी खत्म हो जाएगा। अब फेडरल चांसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसके अंदर द फेडरल चांसलर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, गवर्नमेंट वो चलाता है। अकॉर्डिंग टू द बेसिक लॉ द फेडरल चांसलर इज एम्पावर्ड अमंग द अदर थिंग्स टू प्रपोज मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कैबिनेट, वो अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स बनाता है। चेयर द कैबिनेट एंड रिकंसाइल द डिफरेंस अमंग मिनिस्ट्रीज, और कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करता है। डिटरमिन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाता है। कमांड द आर्म्ड फोर्सेज इन केस ऑफ कंट्री इज अंडर अटैक। To be elected as the federal chancellor, the candidate has to obtain an absolute majority of the vote in the Bundestag. तो उसको majority of vote लेना पड़ता है in order to receive the formal. The election is often preceded by extensive negotiation between those parties that plan to govern together, and the leader of the party or coalition of the parties winning the Bundestag election usually becomes the federal chancellor. अब जर्मनी में मल्टी पार्टी सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर बहुत से ग्रुप्स बने हुए हैं और जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में 50% वोट जो है वो सीटें जो है बंडरस्टैग की इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज को जाती हैं, तो हर पार्टी को सीटें मिल जाती हैं
और वो फिर जब हाउस में जाते हैं तो वहां पे कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सिंगल मेजोरिटी मिल गई हो या सिंपल मेजोरिटी हाउस में मिल गई हो। तो वहां पे कोalition गवर्नमेंट बनती है, और जब कोalition गवर्नमेंट बनाने पे आती है तो वहां पे बड़ी एक्सटेंसिव निगोशिएशन होती है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, और वहां पे ग्रुप्स बनते हैं, तब जाके कहीं एक स्टेबल गवर्नमेंट बनती है। और उसमें स्टेबल गवर्नमेंट में 3 से 4 पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं तो उनके पास मेजोरिटी आती है। तो इस तरीके से वो फिर बड़ी निगोशिएशन के बाद चांसलर को वो है मुंतखब करते हैं। और बसा औकात ये होता है कि चांसलर मुंतखब हो जाता है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी कारकर्दगी से खुश नहीं होती, तो फिर वहां हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कोalition गवर्नमेंट जो है किसी वक्त भी कोलैप्स कर सकती है। तो जर्मनी में पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उनके मनहून मिन्नत है कि पार्टीज की आपस में जो कोalitions हैं वो किस तरीके से बनती हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जर्मनी के पॉलिटिकल सिस्टम और उनके पार्लियामेंट को देखा। तो अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो जुडिशियल सिस्टम ऑफ जर्मनी पे होगा, और उसमें हम ये देखेंगे कि जर्मनी में जुडिशरी किस तरीके से काम करती है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। खुदा हाफिज।